हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार। मैं डॉक्टर मनीष सर अपने चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आइए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं एक नया चैप्टर, अध्याय 5, चुंबकत्व और द्रव्य के बारे में। इससे पहले अध्याय 4 पूरा कंप्लीट हो गया है, उसके न्यूमेरिकल लगा दिए गए हैं, आप प्लेलिस्ट में जाकर उसको सर्च कर सकते हैं। तो अब हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं अध्याय 5, चुंबकत्व एवं द्रव्य के बारे में। आज हम लोग देखेंगे इसकी भूमिका के बारे में, इस चैप्टर के बारे में कि आपको क्या क्या जानना है। इस चैप्टर की शुरुआत होने से पहले हम लोग इसकी इंट्रोडक्शन की चर्चा करते हैं। तो ध्यान से समझिएगा इंट्रोडक्शन को। चैप्टर 5 का पहला हेडिंग है भूमिका। चुंबकीय चुंबकीय घटना। चुंबकीय जो परिघटना है प्रकृति में सार्वभौमिक है। चुंबकीय घटना प्रकृति में क्या है? सार्वभौमिक है, हर जगह लागू होगी। चुंबकीय घटना प्रकृति में सार्वभौमिक है, मतलब चुंबकीय घटना जो है वह प्रकृति में हर जगह लागू होगी। सार्वभौमिक है, हर जगह लागू होने वाला, यूनिवर्सल है। विशाल दूरस्थ गैलेक्सियां हो, ठीक है, विशाल दूरस्थ गैलेक्सियां हो, अति सूक्ष्म अदृश्य परमाणु हो, बहुत छोटा अति सूक्ष्म जो दिखाई न दे, अति सूक्ष्म अदृश्य परमाणु हो, विशाल दूरस्थ गैलेक्सियां हो, आदमी और जानवर हो, आदमी में भी जानवर में भी, ठीक है, सब में भांति भांति के स्रोतों से उत्पन्न भांति भांति के चुंबकीय क्षेत्र व्याप्त हैं। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि चुंबकीय क्षेत्र हर जगह है। चुंबकीय परिघटना प्रकृति में सार्वभौमिक है, यूनिवर्सल है। चाहे विशाल दूरस्थ गैलेक्सियां हो या फिर अति सूक्ष्म अदृश्य परमाणु हो, आदमी हो या जानवर हो, सब में भांति भांति के स्रोत से, अलग अलग स्रोत से उत्पन्न अलग अलग चुंबकीय क्षेत्र उपस्थित होते हैं, व्याप्त होते हैं। भू चुंबकत्व, पृथ्वी का चुंबकत्व, जमीन का चुंबकत्व, भू चुंबकत्व मानवीय विकास से भी पूर्व से अस्तित्व में है। ठीक है, भू चुंबकत्व जो है, अर्थ का जो चुंबकत्व है, पृथ्वी का जो चुंबकत्व है, वह मानव के विकास से भी पहले से है। भू चुंबकत्व जो है वह मानवीय विकास से भी पहले से अस्तित्व में है। ठीक है, चुंबक शब्द यूनान के एक द्वीप मैग्नेसिया के नाम से भी उत्पन्न है। चुंबक शब्द जो है वह यूनान का एक द्वीप है जिसे मैग्नीसिया, उस द्वीप का क्या नाम है? मैग्नीसिया। उसी के नाम पर चुंबक शब्द रखा गया है। तो चुंबक शब्द जो है वह यूनान के एक द्वीप मैग्नेसिया के नाम से उत्पन्न है, व्युत्पन्न है। ठीक है, जहां बहुत पहले 600 ईसा पूर्व, ठीक है, यूनान का एक द्वीप मैग्नीसिया, जहां बहुत पहले 600 ईसा पूर्व चुंबकीय अयस्कों के भंडार मिले थे। यूनान के द्वीप मैग्नीसिया पर 600 ईसा पूर्व चुंबकीय अयस्कों के भंडार मिला था। इस द्वीप के, किस द्वीप के? मैग्नीसिया द्वीप के, जो कहाँ है? यूनान में है। इस द्वीप के गडेरियों ने, भेड़ चराने वाले लोग, गडेरियों ने शिकायत की कि उनकी लकड़ी के जूते जिनमें कील लगी हुई थी, गडेरिया जो भेड़ चराने के लिए द्वीप पर जाते थे, मैग्नेसिया द्वीप पर, वे लकड़ी के जूते पहनते थे। वो लकड़ी के जूते में कील ठोका रहता था। वह कीलें अर्थात लकड़ी के जूते कई बार जमीन से चिपक जाते थे। ठीक है, तो लकड़ी तो नहीं चिपकती थी, लेकिन लकड़ी में लगे हुए जो कील थे वह, उसके कारण उनके जूते कई बार जमीन पर चिपक जाते थे। कहाँ के जमीन पर? मैग्नीसिया द्वीप की जमीन पर।
ठीक है। लोहे की टोपी चढ़ी उनकी लाठी भी इसी प्रकार प्रभावित होती थी। ठीक है। वे गणेरिया लाठी लेकर चलते थे, उस लाठी के निचला सिरा जो था उस पर लोहे का वो टोपी बनाए थे, वह लोहे की टोपी भी जो है चिपक जाती थी, जैसे लकड़ी के जूते उनके चिपक जाते थे। क्यों? क्योंकि उनमें कील लगी हुई थी। चुंबकों के इस आकर्षित करने वाले गुण ने उनका घूमना फिरना कठिन बना दिया था, दूभर बना दिया था। ठीक है। उन गणेरियों का मैग्नेशिया द्वीप पर घूमना फिरना कठिन हो गया था, क्योंकि उनके जूते चिपक जाते थे, उनके डंडे चिपक जाते थे। चुंबकों के इस आकर्षित करने वाले गुण ने उनका घूमना फिरना दूभर बना दिया था, कठिन बना दिया था। ठीक है। चुंबकों का दैसिक गुण भी प्राचीन काल से ज्ञात था। चुंबकों की जो प्रॉपर्टी है, चुंबकों की जो गुण है, वह बहुत पहले से जानकारी थी, प्राचीन काल से ज्ञात था। चुंबक का एक पतला लंबा टुकड़ा, ठीक है, चुंबक का एक पतला लंबा टुकड़ा अगर उसको स्वतंत्रता पूर्वक लटका दें, चुंबक के एक लंबे पतले टुकड़े को धागे से बांधकर उसको स्वतंत्रता पूर्वक लटका दें, छोड़ दें, तो वह हमेशा उत्तर दक्षिण दिशा के अनुदिश ठहरता था। वो हमेशा उत्तर दक्षिण दिशा में ही ठहरता था, पूरब पश्चिम में नहीं। हमेशा वह चुंबक उत्तर दक्षिण दिशा में ही ठहरता था। ठीक है। तो चुंबक का एक पतला लंबा टुकड़ा स्वतंत्रता पूर्वक लटकाए जाने पर हमेशा उत्तर दक्षिण दिशा के अनुदिश ही ठहरता था। ऐसा ही व्यवहार तब भी देखने में आता था जब इसको एक कार के ऊपर रखकर उसको ठहरे हुए पानी में तैराया जाता था। ठीक है। जब चुंबक को एक कार के ऊपर रखकर ठहरे हुए पानी में तैराया जाता था, तो वह जो है उत्तर दक्षिण दिशा में आकर ठहरता था। जिस तरह से उसको स्वतंत्रता पूर्वक लटकाए जाने पर उत्तर दक्षिण दिशा में ठहरता है, ठीक उसी तरह से ठहरे हुए पानी में अगर उसको कार के टुकड़े पर रखकर तैराया जाए तो वह उत्तर दक्षिण दिशा में ठहरता है। प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले लोहे का एक अयस्क, प्राकृतिक रूप से नेचर में पाया जाने वाला लोहे का एक अयस्क मैग्नेटाइट, लोहे का अयस्क का क्या नाम? मैग्नेटाइट का एक नाम लोडस्टोन है। मैग्नेटाइट का एक नाम क्या है? लोडस्टोन, जिसका अर्थ है लीडिंग स्टोन, अर्थात मार्गदर्शक पत्थर, दिशा दिखाने वाला पत्थर। लीडिंग स्टोन, लीड करने वाला स्टोन, दिशा दिखाने वाला पत्थर, मार्गदर्शक पत्थर किसे कहते हैं? लोहे के अयस्क मैग्नेटाइट को। ठीक है। तो प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाला एक लोहे का अयस्क है मैग्नेटाइट, इसका नाम लोड स्टोन है, जिसका अर्थ है लीडिंग स्टोन अर्थात मार्गदर्शक पत्थर। ठीक है। इस गुण के तकनीक उपयोग, ठीक है, इस गुण के तकनीकी उपयोग का श्रेय आमतौर पर चीनियों को दिया जाता है। लीडिंग स्टोन अर्थात मैग्नेटाइट का यूज मार्गदर्शक पत्थर के रूप में किया जा सकता है। इस टेक्निक का, इस तकनीक का उपयोग का श्रेय जो है वह आमतौर पर चीन के लोगों को दिया जाता है, चीनियों को दिया जाता है। 400 ईसा पूर्व की चीनी पाठ्य पुस्तकों में, ठीक है, 400 ईसा पूर्व के चीनी पाठ्य पुस्तकों में नौकायन में दिशा ज्ञान के लिए, नौकायन में दिशा ज्ञान के लिए चुंबकीय सुइयों के उपयोग का जिक्र है। 400 ईसा पूर्व के जो चीनी पाठ्य पुस्तक हैं उसमें नौकायन में दिशा ज्ञान के लिए, ठीक है,
वाटर में नाव के द्वारा जाने के लिए, नाव से रास्ता पता करने के लिए चुंबकीय सुइयों का यूज किया जाता था। यह बातें जो हैं 400 ईसा पूर्व के चीनी पाठ्य पुस्तक में लिखा गया है। नौकायन में दिशा ज्ञात करने के लिए, दिशा ज्ञान करने के लिए चुंबकीय सुइयों के उपयोग का जिक्र है। गोबी रेगिस्तान को पार करने वाले काफिले भी चुंबकीय सुइयों का उपयोग करते थे। गोबी रेगिस्तान, जिसमें अगल बगल कुछ दिखाई ही नहीं देगा, रेगिस्तान ही रेगिस्तान है, उसको पार करने के लिए काफिले भी चुंबकीय सुइयों का उपयोग करते थे। ठीक है। एक चीनी आख्यान में लगभग 4000 वर्ष पुरानी सम्राट हेंगती की विजय गाथा है। एक चीनी आख्यान में 4000 वर्ष पुरानी सम्राट हेंगती की विजय गाथा लिखा हुआ है, जिसमें उसको अपने शिल्पकारों के कारण विजय प्राप्त हुई थी। ठीक है। सम्राट हेंगती को उनको अपने शिल्पकारों के कारण विजय प्राप्त हुई थी, और शिल्पकार को आज हम इंजीनियर कहते हैं। एक चीनी आख्यान में लगभग 4000 वर्ष पुरानी सम्राट हेंगती की विजय गाथा है, जिसमें उसको अपने शिल्पकारों के कारण विजय प्राप्त हुई थी। कैसे विजय प्राप्त हुई थी, आइए उसके बारे में समझते हैं। शिल्पकारों के कारण विजय प्राप्त हुई थी। समझे ध्यान से। शिल्पकारों के कारण विजय प्राप्त हुई थी। इन इंजीनियरों ने एक रथ बनाया था। इंजीनियरों ने क्या बनाया था? एक रथ बनाया था, जिस पर उन्होंने चुंबक की बनी हुई एक प्रतिमा लगाई थी। फिगर देखें, यह जो है इंजीनियरों के द्वारा बनाया गया रथ की एक प्रतिमा है, जिसमें आप देख रहे हैं कि एक चुंबक की बनी हुई प्रतिमा है। रथ पर स्थापित प्रतिमा का हाथ हमेशा दक्षिण की ओर संकेत करता था। यह एक कलाकार द्वारा बनाया गया आरेख है, जिसमें एक प्राचीनतम ज्ञात कंपास दिखाया गया है, जो हजारों साल पुराना है। ठीक है। इन इंजीनियरों ने एक रथ बनाया, जिस पर उन्होंने चुंबक की बनी हुई एक प्रतिमा लगाई, जिसका एक हाथ बाहर फैला हुआ था। जिसका एक हाथ क्या था? बाहर फैला हुआ था। इस रथ का एक चित्रकार द्वारा दिया गया विवरण है। रथ पर लगी हुई प्रतिमा इस तरह घूम जाती है कि उसकी अंगुली हमेशा दक्षिण की ओर संकेत करती है। रथ पर लगी हुई यह प्रतिमा जो है, वह इस तरह से घूम जाती है कि हमेशा अंगुली जो है इस प्रतिमा की दक्षिण की ओर संकेत करता है। ठीक है। इस रथ के सहारे घने कोहरे में हेंगती की फौजें दुश्मन के पीछे पहुंच गई और आक्रमण करके उन्हें हरा दिया। ठीक है। तो इस रथ की मदद से, जिस रथ पे एक प्रतिमा लगी हुई थी, जिसकी अंगुली हमेशा दक्षिण की ओर संकेत करती थी, इस रथ के सहारे घने कोहरे में हेंगती की फौजें जो हैं दुश्मन के पीछे पहुंच गई और आक्रमण करके उन्हें हरा दिया। ठीक है। पिछले अध्याय में हमने सीखा कि गतिशील आवेश या विद्युत धारा चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करती है। ठीक है। पिछले अध्याय में जो समाप्त हो चुका है, उसमें आपको बताया गया है कि अगर गतिशील आवेश हो या विद्युत धारा हो, वह चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है। यह खोज जो 19वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में की गई थी, इसका श्रेय ओस्टेड, एम्पियर, बायो और सावर्ट और कुछ अन्य लोगों को दिया जाता है। ठीक है। यह पिछले अध्याय की बात है। प्रस्तुत अध्याय में हम चुंबकत्व पर एक स्वतंत्र विषय के रूप में दृष्टि डालेंगे।
इस चैप्टर में आपको चुंबकत्व के बारे में एक स्वतंत्र विषय के रूप में बताया जाएगा। ठीक है। चुंबकत्व संबंधी कुछ आम विचार हैं। चुंबकत्व से संबंधित कुछ आम विचार हैं जो इस प्रकार हैं। पहला, पृथ्वी जो है एक चुंबक की भांति व्यवहार करती है। पृथ्वी जो है एक चुंबक की तरह व्यवहार करती है, जिसका चुंबकीय क्षेत्र लगभग भौगोलिक दक्षिण से उत्तर की ओर संकेत करता है। पृथ्वी एक चुंबक की तरह व्यवहार करती है और जिसका चुंबकीय क्षेत्र जो है वह लगभग भौगोलिक दक्षिण से उत्तर की ओर संकेत करता है। ठीक है। जब एक क्षण चुंबक को स्वतंत्रता पूर्वक लटकाया या शांत पानी पर तैराया जाता है तो यह उत्तर दक्षिण दिशा में ठहरता है। चुंबकत्व संबंधित कुछ आम विचार हैं। पहला, कि पृथ्वी जो है एक चुंबक की भांति व्यवहार करता है, जिसका चुंबकीय क्षेत्र लगभग भौगोलिक दक्षिण से उत्तर की ओर संकेत करता है। दूसरा, जब एक क्षण चुंबक को स्वतंत्रता पूर्वक लटकाया या शांत पानी पर तैराया जाता है तो यह उत्तर दक्षिण दिशा में ठहरता है। ठीक है। इसका वह सिरा जो भौगोलिक उत्तर की ओर संकेत करता है उसे उत्तरी ध्रुव कहा जाता है, और जो भौगोलिक दक्षिण की ओर संकेत करता है चुंबक का दक्षिणी ध्रुव कहलाता है। ठीक है। तो जो सिरा भौगोलिक उत्तर की ओर संकेत करेगा उसे चुंबक का उत्तरी ध्रुव कहेंगे, और जो सिरा भौगोलिक दक्षिण की ओर संकेत करेगा उसे चुंबक का दक्षिणी ध्रुव कहते हैं। ठीक है। दो अलग अलग चुंबकों के दो उत्तरी ध्रुव या दो दक्षिणी ध्रुव जब पास पास लाए जाते हैं तो एक दूसरे को विकर्षित करते हैं, प्रतिकर्षित करते हैं। ठीक है। तो दो अलग अलग चुंबकों के जब दो उत्तरी उत्तरी ध्रुव या फिर दो दक्षिणी दक्षिणी ध्रुव एक दूसरे के पास आएंगे तो एक दूसरे से दूर हटेंगे, एक दूसरे को विकर्षित करेंगे। जबकि इसके विपरीत एक चुंबक का उत्तरी ध्रुव और दूसरे का दक्षिणी ध्रुव एक दूसरे को आकर्षित करता है। एक चुंबक का उत्तरी ध्रुव और दूसरे चुंबक का दक्षिणी ध्रुव एक दूसरे को आकर्षित करता है। ठीक है। किसी चुंबक के उत्तर और दक्षिण ध्रुव को अलग अलग नहीं किया जा सकता है। किसी चुंबक के उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव को अलग अलग नहीं किया जा सकता है। यदि किसी क्षण चुंबक को दो भागों में विभाजित किया जाए तो हमें दो छोटे अलग अलग क्षण चुंबक मिल जाएंगे, जिनका चुंबकत्व कमजोर हो जाएगा, जिनका चुंबकत्व क्षीण हो जाएगा। ठीक है। तो किसी चुंबक के उत्तर और दक्षिण ध्रुव को अलग अलग नहीं किया जा सकता है। यदि किसी क्षण चुंबक को दो भागों में विभाजित किया जाए तो हमें दो छोटे छोटे क्षण चुंबक मिल जाएंगे और जिनका चुंबकत्व क्षीण हो जाएगा। वैद्युत आवेशों की तरह विलगित चुंबकीय उत्तरी और दक्षिणी ध्रुवों, जिन्हें चुंबकीय एक ध्रुव कहते हैं, का अस्तित्व नहीं है। वैद्युत आवेश की तरह जैसे वैद्युत आवेश के लिए धन ध्रुव और ऋण ध्रुव होता है, ठीक उस तरह से चुंबक का धन ध्रुव ऋण ध्रुव नहीं होता है। इसका एक ध्रुव संभव नहीं है, हमेशा इसका दो ध्रुव ही रहेगा, यस और यन। वैद्युत आवेश की तरह विलगित चुंबकीय उत्तरी तथा दक्षिणी ध्रुवों, जिन्हें चुंबकीय एक ध्रुव कहते हैं, का अस्तित्व नहीं है। ठीक है। लौह और इनकी मिश्र धातुओं से चुंबक बनाना संभव है। लोहे से और लोहे के मिश्र धातुओं से चुंबक बनाना संभव है। ठीक है। लोहे से और लोहे के मिश्र धातुओं से चुंबक बनाना संभव है। ठीक है। इस चैप्टर में, इस अध्याय में हम एक क्षण चुंबक और एक बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में, इस अध्याय में एक क्षण चुंबक और एक बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में इसके व्यवहार का वर्णन से प्रारंभ किया जाएगा। ठीक है। इस चैप्टर में आपको एक क्षण चुंबक के बारे में बताया जाएगा,
और एक बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में इसके व्यवहार के बारे में वर्णन से स्टार्ट किया जाएगा। इस चैप्टर में हम चुंबकत्व संबंधी गाउस के नियम के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद हम पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का विवरण पढ़ेंगे। उसके बाद हम बताएंगे कि चुंबकीय गुणों के आधार पर पदार्थ का वर्गीकरण कैसे किया जाता है, और फिर अनुचुंबकत्व, प्रतिचुंबकत्व और लौ चुंबकत्व के बारे में पढ़ा जाएगा। ठीक है। और चैप्टर के अंत में हम वैद्युत चुंबक और अस्थायी चुंबकों के एक अनुभाग के साथ इसका समापन करेंगे। ठीक है।